हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू बैंगलेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा जिसमें कि डिफाइन किया गया है कि पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल्स, शेड्यूल, ये सारी चीज़ें क्या होती है। फिर भी एक छोटा सा हम ब्रीफ देखते हैं, क्योंकि जब बात शेड्यूल्स की आ गई है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्विक रिकैप हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। हम देखते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना। पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपीज। ऐसे हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमने जैसे हम देखा कि पार्ट 1, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, हम ऐसे इसमें डिवाइड कर लेते हैं। अब हम पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम पार्ट 3 पे जाते हैं। सपोज पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे इस पार्ट के अंदर क्या है? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। इस पार्ट के अंदर क्या है? बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल लाइक 14, 15, 16, 17, 18। पार्ट 1 में आर्टिकल 1, 2 ऐसे करके आर्टिकल है। फिर पार्ट 2 में हम देखें तो 7, 8 ऐसे करके आर्टिकल्स हैं। तो इन पार्ट्स के अंडर क्या आते हैं? इन पार्ट्स के अंडर अगर हम देखें तो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। लाइक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेयर एक्ट को देखेंगे और बेयर एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और किसी किसी आर्टिकल में ऐसा लिखा होता है कि रेफर टू शेड्यूल नंबर दिस। तो वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि लाइक जो शेड्यूल्स हैं, अगर आप शेड्यूल्स को देखें तो शेड्यूल्स इतने बड़े होते हैं। लाइक ये देखिए, सेकंड शेड्यूल देखिए आप, इतना बड़ा है। अब जो शेड्यूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम पीछे दिए होते हैं। वो पीछे इसलिए दिए होते हैं ताकि आगे वो हम बोलते हैं ना कि गिचुड़ पिचुड़ हो जाती है कॉपी, मस्त देखने में मजा नहीं आता। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा ना, डे टू डे लाइफ में आप इसे बोलते भी होंगे, है ना। तो कुछ आर्टिकल का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन शेड्यूल्स में होता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा है अभी तक? हमने समझा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट्स को हम एक तरीके से चैप्टर के तौर पे समझ सकते हैं कि चैप्टर्स होते हैं। इन पार्ट्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। तो हर पार्ट के अंदर आर्टिकल्स होंगे, और कुछ आर्टिकल्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन एकदम बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो सारी चीजें बहुत गिचुड़ पिचुड़ हो जाएगी, जो कि आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए वही आर्टिकल के नीचे लिखा रहता है रिफर टू शेड्यूल दिस, या फिर नीचे लिखा रहता है शेड्यूल 6। तो फिर हम जाते हैं और शेड्यूल 6 को देखते हैं, शेड्यूल 2 को देखते हैं, शेड्यूल 1 को देखते हैं। क्लियर है? और नहीं भी क्लियर हो तो एक बार वो वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं उनके हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करेंगे कि ये जो 12 शेड्यूल हैं ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि इन 12 शेड्यूल्स को हम लोग याद कैसे रखें। अगर आपसे कभी एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया गया, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव्स में ये चीज पूछ ली जाती है कि ये शेड्यूल कौन सा है, इस शेड्यूल में कौन सी चीजें दी गई है, तो उन शेड्यूल्स को हम याद कैसे करें वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हम पहले समझते हैं इन 12 के 12 शेड्यूल्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर हम आते हैं ट्रिक्स पे। द सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द शेड्यूल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट शेड्यूल बात करता है कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर, एक लिस्ट वहां पे है कि इट कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात करता है। मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल है वो स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस यूनियन टेरिटरी में आप लोग रह रहे हो, उसकी बात कर रहा है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसकी बात की गई है। सेकेंड शेड्यूल किस बारे में बात कर रहा है? सेकेंड शेड्यूल बात कर रहा है कंटेन द प्रोविजंस ऑन इमैल्यूमेंट्स, अलाउंसेस
एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट का एक तरीके से पे वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है, जो उनको पे एंड पर्क्स मिलते हैं एज ए प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, उनकी जो सैलरी वगैरह जो सारी चीजें होती हैं उसकी बात की गई है। देन अलाउंसेस, घर वगैरह जो सारी चीजें हैं। प्रिविलेज मतलब जो स्पेशल राइट्स, जो स्पेशल प्रिविलेज, जो स्पेशल अधिकार मिलता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बात की गई है। फिर गवर्नर के बारे में बात की गई है। गवर्नर के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज की बात की गई है। देन किसकी बात की गई है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द पीपल की बात की गई है। दैट इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उसकी बात। देन चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं और जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है उनके अलाउंसेस वगैरह इन सब की बात की गई है कि क्या होगा। उसके बाद में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, जो हम देखते हैं कि किसी किसी स्टेट्स में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, जहां बाइकैमरल लेजिस्लेशन होता है स्टेट्स में भी, तो उसकी बात की गई है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस शेड्यूल में हम क्या समझ रहे हैं, सेकेंड शेड्यूल से आप समझ रहे हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उन सब की बात की गई है, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बेसिकली इमोल्यूमेंट्स, उन्हें क्या पे वगैरह होगा, अलाउंसेस, घर वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड प्रिविलेज मतलब कुछ स्पेशल राइट है उस पोजीशन पे, तो उस सारी चीजों की बात की गई है। आई होप आपको सेकेंड शेड्यूल भी क्लियर होगा। देन third schedule, the third schedule of the constitution lists the forms of the oath and affirmation। अब oath and affirmation यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ये पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ओथ एंड अफर्मेशन भी तो होगी, तो यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है कि जब कोई भी इंसान चुन के आता है, जब कोई भी इंसान इलेक्ट होके आता है तो ओथ दिलवाई जाती है उसे, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात होती है, तो उस ओथ एंड अफर्मेशन की बात कहां पे की गई है? ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है? डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब है राज्यसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गई राज्यसभा, ठीक है। डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में हर स्टेट से कितनी कितनी सीटें हैं उसके बारे में बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में। देन फिफ्थ शेड्यूल में किस चीज की बात की गई है? फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब कुछ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स डिफाइंड है। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स आप क्या समझेंगे कि कुछ एरियाज को बाइफरकेट या डिमार्केट, सॉरी बाइफरकेट एक गलत वर्ड यूज हो जाएगा, हम डिमार्केट वहां पे यूज करेंगे कि कुछ एरियाज को शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया घोषित किया गया है, वहां पे कुछ स्पेशल जनजाति, कुछ ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, तो उसको वहां पे स्पेशल तरीके से वहां पे गवर्नेंस होता है, ऐसा इंडिया में सिस्टम है, तो उसके बारे में बात की गई है फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। deals with the provision regarding administration of tribal areas in the state of Assam, मेघालय एंड मिजोरम। अब सिक्स शेड्यूल बात करता है कि जो आसाम है, मेघालय एंड मिजोरम है, ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखो तो मेघालय, आसाम हम इनमें देखें एक तरीके से, मिजोरम को देखें तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज रहते हैं, ट्राइबल पीपल ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल में इसकी बात की गई है, ठीक। देन सेवेंथ शेड्यूल लिस्ट द सब्जेक्ट मैटर in the form of three lists, namely union list, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ओवर विच यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू मेक लॉज। अब यूनियन लिस्ट में जो सारी चीजें दी गई है, लाइक यूनियन लिस्ट में मान लो डिफेंस दी गई है, तो डिफेंस से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, ठीक है। अब अगर स्टेट लिस्ट में मान लो एग्रीकल्चर दिया तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें दी गई है उस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, उस पे यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट के ऊपर जो भी चीजें दी गई होगी उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
स्टेट लिस्ट में जो चीजें दी गई है उसमें आपकी जो विधानसभा है, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ वही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में हम देखते हैं कि जहां पे यूनियन और स्टेट ये दोनों मिलकर लॉ बनाती है, ठीक है, जहां पे दोनों मिलकर लॉ बनाती है। क्लियर है? तो 7 शेड्यूल में हमने ये देखा कि 7 शेड्यूल में ये बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार कानून बना सकती है। देन 8th शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, लैंग्वेज के तौर पे भी हम देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर रहा है उन लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। देन 9th शेड्यूल कवर द वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल में बेसिकली वो लॉज आते हैं जिनको पार्लियामेंट ने बनाया है और जिन पे जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को और जानेंगे तब आपको 9th शेड्यूल क्लियर होगा, क्योंकि 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, क्योंकि सारी चीजें अभी अगर आप समझोगे तो रायता फैल जाएगा, ठीक है। कुछ आने वाले चैप्टर्स का हमें वेट करना होगा। 9th शेड्यूल में वो सारी चीजें दी गई है, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और पार्लियामेंट सोच रही कि मैं जुडिशरी से बच जाऊं, कि जुडिशरी इस कानून पे कुछ नहीं कर पाए, तो पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट उन कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल देती है कि भैया जो भी 9th शेड्यूल में जो कानून है उस पर जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी, उस पर जुडिशरी अपना कोई जजमेंट नहीं सुनाएगी, ठीक है। लेकिन जुडिशरी ने बाद में क्या बोला? जुडिशरी ने बाद में बोला कि भैया ये तो पार्लियामेंट सरासर क्या कर रहा है? हमारी पावर को कम कर रहा है। तो जुडिशरी ने बोला कि अच्छा पार्लियामेंट चालाक बन रहा है तो मैं भी चालाक बनूंगा। जुडिशरी ने बोला कि यहां पे अगर पार्लियामेंट कोई कानून डाल रही है तो भी हम उसको एक तरीके से देख सकते हैं, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो कानून सही नहीं हुआ तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। बेसिकली जब ये 9th शेड्यूल आया था तब 9th शेड्यूल का पर्पस यही था कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी, और पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ये कानून को 9th शेड्यूल में डालो, मतलब 9th शेड्यूल में जैसे गया वैसे ही उस पे क्या होगा? जुडिशरी जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हो, लेकिन जुडिशरी से एक तरीके से पार्लियामेंट ने पावर छीनने की कोशिश करी। तब जुडिशरी ने उसके रिस्पॉन्स में बोला कि पार्लियामेंट अगर तेज चल रही है तो हम उनसे ज्यादा तेज चलेंगे। तो जुडिशरी ने बोला कि भले ही पार्लियामेंट 9th शेड्यूल में कुछ भी डाल दे, कुछ भी कानून डाल दे, हम तो उन लॉज को देखेंगे और वो लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, लॉ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करेंगे, तो हम उस लॉ को एकदम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? कवर द वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे जो पार्लियामेंट जो एक्ट एंड रेगुलेशन बना रही है ये उसका शेड्यूल है जो कि पार्लियामेंट इसमें डाल देती है, ठीक है। देन 10th शेड्यूल कंटेन द प्रोविजन टू एस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। यहां पे समझो 10th शेड्यूल में बेसिकली वो चीजें दी गई है, जैसे हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव हो रहा है तो हमने देखा कि चुनाव में जो भी पार्टी जीती वो जीत गई भैया, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि दल बदले जाते हैं। दल कैसे बदले जाते हैं? कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को मान लो बीजेपी ने रुपए दे दिए, तो ये कांग्रेस के मंत्री क्या हो जाएंगे? ये कांग्रेस के मंत्री हो जाते हैं बीजेपी में शामिल। या फिर उल्टा ले लो, ठीक है, या उल्टा ले लो कि बीजेपी के कुछ जो मेंबर्स चुन के आए हैं उनको कांग्रेस ने रुपए दे दिए, तो ये बीजेपी के मेंबर किस में चले जाएंगे? ये कांग्रेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यूजली ये देखते हैं, इस एग्जाम्पल से मेरा ये मतलब है कि बिना कोई पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं जाना है हमें, मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझो कि आपने हमेशा ये देखा है कि जो एमपीज होते हैं, जो पार्लियामेंट में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आते हैं, उनकी हमेशा खरीद फरोख्त होती रहती है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वो रुपए फेंक देती है सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी के सामने और बोलती है कि भैया तुम्हारे 2 एमपी को हम खरीद रहे हैं, वो जो कांग्रेस है उनको बीजेपी खरीद रही है, ठीक है। या फिर
वो जो बीजेपी के हैं उनको कांग्रेस खरीद रही है। इससे क्या होता है, इससे हम सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, जो सरकार की जो स्टेबिलिटी रहती है। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स। एक तरीके से ये खरीद फरोख्त क्यों होती है, ताकि वो नंबर को टैंपर कर दिया जाए, और मान लो कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी अपनी सरकार बना दे उन नंबर्स को कम करके, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर ये खरीद फरोख्त होती है तो उन एमपी को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब वो एमपी अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब हम उनको एमपी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए भैया, तुम अब एमपी नहीं रहो। तो इस खरीद फरोख्त को भी तो कहीं ना कहीं रोकना होगा ना, तो उस चीज को 10th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। 11th शेड्यूल क्या है, कंटेन प्रोविजन ऑन द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अब 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली पंचायत के बारे में क्या बात कर रहा है कि जो पंचायत की जो पावर्स होती है, अथॉरिटी होती है कि पंचायत क्या क्या काम कर सकती है, वो सारी चीजें 11th शेड्यूल में लिखा है। कि पंचायत किस चीज पे कुछ लॉज वगैरह बना सकती है, वो चीजें 11th शेड्यूल में लिखी है। कि पंचायत टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, पंचायत के पास में कौन कौन से सब्जेक्ट है, लाइक एग्रीकल्चर होगा, कुछ होंगे सब्जेक्ट्स जिन पे कि पंचायत एक्शन ले सकती है, वो सारी चीजें दी गई है 11th शेड्यूल में। देन 12th शेड्यूल में क्या दिया है, 12th शेड्यूल में सेम इसका एक वर्जन आगे। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में बताया गया था कि पंचायत की क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है। तो 12th शेड्यूल बता रहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज की क्या पावर है और क्या अथॉरिटी है। 12th शेड्यूल जो है वो बता रहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज की क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटीज क्या क्या एक्शन देती है। म्यूनिसिपैलिटी से आप अपने शहर में देखते हो ना, नगर पालिका, ये सारी चीजें, वो हो गई म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसको याद कैसे किया जाएगा, इसकी भी ट्रिक है अपने पास में। अब इसको आपको सिर्फ याद करना है, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब पुराना प्रधानमंत्री रो रहा है। कभी भी देखो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो ना, तो उसको ऐसे कुछ वर्ड्स में बाइफरकेट करके ऐसे कुछ स्टेटमेंट बना के याद कर लिया करो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। हमने क्या देखा, हमने देखा 12 शेड्यूल्स हैं। अभी मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, अभी मैंने स्टेटमेंट बोला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब ये भी 12 लेटर्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम कितने लेटर्स हुए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लेटर्स हुए 12, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें शेड्यूल्स को याद करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब कैसे मदद करेगा वो हम देखते हैं। टी क्या डिनोट कर रहा है, टी डिनोट कर रहा है टेरिटरीज को। अब हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किस चीज के बारे में था, फर्स्ट शेड्यूल जो था हमारा वो बता रहा था कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे टी क्या बता रहा है, टी का मतलब है टेरिटरीज, मतलब एक तरीके से इंडिया की टेरिटरी को ही बता रहा है ना। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल था वो क्या बता रहा था, वो लिस्ट बता रहा था कि इंडिया के स्टेट्स के बारे में और इंडिया की यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो एक तरीके से वो इंडिया की टेरिटरीज का ही बता रहा था ना कि इंडिया की जगह कितनी है और कौन सी जगह कितने स्टेट की है। तो टी क्या डिनोट कर रहा है, टी डिनोट कर रहा है टेरिटरीज। तो फर्स्ट शेड्यूल हुआ हमारा पूरा। सेकेंड है ई फॉर इमैल्यूमेंट्स। अब ई से इमोल्यूमेंट्स हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने देखा सेकंड शेड्यूल में क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, लाइक प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, स्पीकर हो गए, फिर राज्यसभा के जो चेयरपर्सन हो गए, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, इन सब की इमोल्यूमेंट्स और ये सारी चीजें बता रहा है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, ये सारी चीजें बता रहा है। तो ई क्या है, ई मतलब है इमोल्यूमेंट्स, और किसका इमोल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट और इन सब का, ठीक है। देन ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है अफर्मेशन। अब थर्ड शेड्यूल क्या था, थर्ड शेड्यूल हमें बता रहा था कि ओथ एंड अफर्मेशन, किसकी ओथ एंड अफर्मेशन, जो भी हमने ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस देखी हैं लाइक जजेस और ये सारी चीजें, उनकी ओथ एंड अफर्मेशन का है कि वो ओथ वगैरह का क्या है। तो ए डिनोट कर रहा है अफर्मेशन। तो हुआ कि नहीं हुआ, पहला शेड्यूल दर्शा रहा है टी दैट इज टेरिटरी, दूसरा शेड्यूल दर्शा रहा है इमैल्यूमेंट्स का, तीसरा शेड्यूल दर्शा रहा है ओथ एंड अफर्मेशन का। देन फोर्थ क्या है, फोर्थ ये बता रहा था एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी का वर्जन क्या हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी का वर्जन हुआ राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल क्या बता रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, क्या होंगी, वो फोर्थ शेड्यूल में। एस क्या बता रहा है, एस बता रहा है शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज में क्या है, हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कुछ एरियाज हैं जहां पे अलग तरीके से गवर्नेंस होती है, ठीक है।
हमने इस चीज के बारे में बात करी थी जहां पे ट्राइबल पीपल वगैरह रहते हैं, तो एस दर्शा रहा है शेड्यूल एरियाज को। देन ओ किसको दर्शा रहा है, ओ दर्शा रहा है अदर शेड्यूल एरियाज। अब अदर शेड्यूल एरियाज में क्या है, अदर शेड्यूल एरियाज में अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या देखा था कि आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है, ये यहाँ पे किस हिसाब से, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होता है उसके बारे में दर्शा रहा है। तो फिफ्थ है शेड्यूल एरियाज को दर्शा रहा है, और जो सिक्स शेड्यूल है वो बता रहा है कि जो अदर शेड्यूल एरियाज है जहां पे ट्राइबल पीपल रहते हैं वहां पे कैसे गवर्नेंस हो रहा है। तो सिक्स शेड्यूल में क्या बताया, अदर शेड्यूल एरियाज। देन एफ पे आते हैं, तो एफ क्या बता रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर। अब हम कौन से, सेवेंथ शेड्यूल पे हैं, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल दर्शा रहा है फेडरल स्ट्रक्चर। अब सेवेंथ शेड्यूल कैसे फेडरल स्ट्रक्चर दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में चीजें डिवाइडेड है। तो ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें फेडरलिज्म को दर्शा रही ना। फेडरलिज्म को कैसे दर्शा रही है कि सेंटर के पास में कितनी पावर है, स्टेट के पास में कितनी पावर है। तो सेवेंथ शेड्यूल क्या दर्शा रहा है, सेवेंथ शेड्यूल दर्शा रहा है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। देन ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8 क्या बता रहा है, 8 जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसको डिनोट कर रहा है। देन एल फॉर किसकी बात कर रहा है, एल बात कर रहा है लैंड रिफॉर्म्स की। अब लैंड रिफॉर्म से हम कैसे समझेंगे, लैंड रिफॉर्म से आपको समझना है जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म्स को दर्शा रहा है, दैट इज कवर्स द वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि पार्लियामेंट कुछ लॉज बनाती है, वो लॉज अगर 9th शेड्यूल में आ जाते हैं तो उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, उस पर जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में जुडिशरी ने पावर ले ली। अब हुआ ये था, इस शेड्यूल को बनाने के पीछे कहानी ये थी कि उस समय की जो सरकारें थी, उस समय जो सरकार थी वो लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। लैंड रिफॉर्म बेसिकली प्रॉपर्टी की, सरकार बोल रही थी कि जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अब जब फंडामेंटल राइट हो गया तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार लोगों की प्रॉपर्टी नहीं ले पा रही थी। तो बेसिकली इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों को कम किया गया, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीज़ें लेके आने लग गए। लैंड रिफॉर्म में क्या हो रहा था, लैंड रिफॉर्म में सरकार जो थी, सरकार लोगों की एक तरीके से लैंड ले रही थी, क्योंकि उनको रोड्स एंड रेलवे वगैरह का वो सारी चीज़ें करना था। अब जब सरकार लोगों की लैंड ले रही होगी तब ऑफकोर्स केस गया होगा। मान लो अगर मेरी लैंड सरकार लेगी तो मैं ऑफकोर्स कोर्ट में जाऊंगा, है ना। जब मैं कोर्ट में जाऊंगा कि भैया मेरी लैंड ले ली, तब पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने देखा कि बहुत सारे ऐसे तो केसेस जा रहे हैं, तब पार्लियामेंट ने सोचा कि एक 9th शेड्यूल बनाते हैं कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट गए उस पर जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकती है, उस पर जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने ये रास्ता अपनाया, लेकिन बाद में जुडिशरी ने बोला कि नहीं भैया तुम गलत कर रहे हो, हम तो उसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो बेसिकली 9th शेड्यूल आया क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले पार्लियामेंट लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट डाल रही थी, ठीक है, कि जिससे वो लोगों की जमीन ले सके और उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले। तो बेसिक पर्पस सरकार का उस टाइम पे ये था, इसलिए जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म्स का डिनोट करता है। डी फॉर 10th शेड्यूल किसको डिनोट कर रहा है, 10th शेड्यूल डिनोट कर रहा है डिफेक्शन को। हमने डिफेक्शन का मैंने आपको बताया था, जब मंत्री की जो खरीद फरोख्त जो होती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनकी जो खरीद फरोख्त होती है। फिर 11th शेड्यूल में पी है, तो पी फॉर पंचायत, पंचायत क्या क्या कानून कर बना सकती है, पंचायत की क्या क्या पावर है। देन एम मतलब 12th शेड्यूल जो कि म्यूनिसिपैलिटीज की पावर को दर्शाता है। तो कैसे ये स्टेटमेंट टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस स्टेटमेंट में हमें सारी चीजें पता चल गई है कि इस स्टेटमेंट से हमें सारी चीजें और सारे शेड्यूल्स पता चल गए। साथ ही साथ इनको कैसे याद करना है, टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर इमैल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, then R for Rajya Sabha, S for schedule area, O for other schedule areas, F for federal structure, O for official language, L for land reforms, D for defection, P for पंचायत, M for municipalities। ये अगर आप एक आध बार इसको पढ़ेंगे तो आपको इस स्टेटमेंट से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आता है 11th क्लास में तो आएगा ही, लेकिन अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव्स में भी पूछे जाते हैं तो आप इसके तहत, इस स्टेटमेंट के तहत आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ये शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल का पर्पस क्या है, शेड्यूल्स क्या होते हैं और शेड्यूल्स को याद कैसे करना है।
ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दैट इज यूनिट 2 में, और यूनिट 2 का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, बेसिकली अवेलेबल नहीं, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हैं वीडियोस को। तो मैग्नेट ब्रेन्स उसका भी सोल्यूशन लेके आया आप लोगों के लिए। सिंपली आपको गूगल पे जाना है एंड गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और उस पर सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे वैसे ही 3-4 वेबसाइट आपको कुछ नजर आएगी। तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, आपके फोन, आपके लैपटॉप, आप जिस पे भी देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज है, उसमें सभी क्लासेस दी गई हैं। आपको जिस भी क्लास की पढ़ाई करनी हो उस क्लास में आप जा सकते हैं, लाइक 11, 12, 10th, 9 जिस क्लास की आपको पढ़ाई करनी हो आप उसमें एक्सेस कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे दिया है NCERT एग्जाम्पलर एंड एक्स्ट्रा लर्निंग भी, तो आप NCERT एग्जाम्पलर भी मैग्नेट ब्रेन से ही पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह के आपको वीडियोस देखने हो तो वो एक्स्ट्रा लर्निंग में आपको मिल जाएंगे। सपोज आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जहां पे क्लास 11 के सभी कोर्सेज होंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो, या फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हो, पूरे कोर्सेज आ जाएंगे क्लास 11 के। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी, जहां पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप जहां से कंफर्टेबल है, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़ लीजिए, और YouTube पे अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो वेबसाइट के माध्यम से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्कूल्स में बताइए, अपनी कोचिंग्स में बताइए, ठीक है, रिलेटिव्स को बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।